हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। तो कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को। तो उसी जोश और जुनून के साथ चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम करने वाले हैं भाई एल्टीट्यूड यानी कि लंब। अब एल्टीट्यूड क्या होती है? एल्टीट्यूड का मतलब होता है, जैसे आपसे ये पूछते हैं ना कि ये जो जगह है ये कितनी एल्टीट्यूड पर है, यानी कि समुद्र की सतह से कितनी ऊंचाई पर है, हाइट कितनी हाइट पर है। तो किसी भी ट्रायंगल की एल्टीट्यूड का क्या मतलब है कि वो कितनी ऊंची है। ठीक है। अब एक ट्रायंगल की ऊंचाई कई तरीके से नापी जा सकती है, क्योंकि मैं ट्रायंगल को ऐसे घुमा भी सकता हूं, है ना। इसको, इस लाइन को, इसको बेस मानकर घुमा दूं। तो एल्टीट्यूड होती है कि इस बेस के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी एल्टीट्यूड है। तो इस बेस के कोरस्पॉन्डिंग है ये वाली एल्टीट्यूड। ये अगर हम ट्रायंगल को इस बेस पर रखें तो ये कितनी ऊंची होएगी, यानी कि इसके वर्टेक्स से एक लाइन खींची जाएगी जो सामने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगी। इस बेस के ऊपर कौन सी एल्टीट्यूड है, यानी कि इस वर्टेक्स से एक लाइन खींची जाएगी जो इसके परपेंडिकुलर होगी। इस वर्टेक्स से एक लाइन खींची जाएगी जो इसके परपेंडिकुलर होगी। तो ये एल्टीट्यूड्स हैं, ये लंब हैं त्रिभुज के। ठीक है। तो एल्टीट्यूड क्या होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है एल्टीट्यूड की? इट इज परपेंडिकुलर टू ऑपोजिट साइड। हिंदी में सामने वाली भुजा के लंबवत होती है। किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक सीवियन खींची जाए जो कि सामने वाली साइड के परपेंडिकुलर हो, उसे हम एल्टीट्यूड बोलेंगे। ठीक है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट का मतलब है कि अगर हम ट्रायंगल की सारी एल्टीट्यूड्स खींच दें तो वो जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इन दिस केस पॉइंट एच। इसको हम बोल देंगे जी ऑर्थो सेंटर। ठीक है। हिंदी में बोल देंगे लंब के अंदर। जहां पर सारे लंब एक दूसरे को काट रहे हैं तो उसको बोल देंगे लंब के अंदर। तो हिंदी में तो याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत होगी इंग्लिश में याद करने में। तो इसको कैसे याद करेंगे? ऑर्थो का मतलब होता है भैया परपेंडिकुलर। ऑर्थो का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है। एक डॉक्टर होता है ऑर्थोडेंटिस्ट, ऑर्थोडोंटिस्ट सॉरी। डेंटिस्ट तो आप जानते हैं, दांत में कोई बीमारी हो गई तो उस डॉक्टर को दिखाएंगे। ऑर्थोडोंटिस्ट वो वाला डेंटिस्ट होता है, अगर किसी के दांत टेढ़े हों तो उनको जो सीधा करता है। आपने कई लोग देखे होंगे जो तार पहन के रखते हैं दांतों में, क्योंकि उनके दांत किसी वजह से बेचारों के टेढ़े हो गए। ठीक है। तो टिथ अलाइनर पहन के रखते हैं कि टिथ को अलाइन कर लें, तो उस डॉक्टर को बोलते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट। वो आपके दांतों को ऑर्थो कर देता है, यानी कि सीधा कर देता है। ठीक है। ऐसे ही अगर आपको दो चीजें ऐसे दिखें कि ये दोनों ऑर्थोगोनल है, यानी कि वे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है। तो इसीलिए बिकॉज ये उन सारी लाइनों का सेंटर है जो ऑर्थो होती हैं ऑपोजिट साइड के, इसीलिए इसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है भैया एंगल प्रॉपर्टी। एंगल प्रॉपर्टी है कि अगर ये और दो सेंटर हैं तो अगर मैं बी से और दो सेंटर को मिला दूं और सी से और दो सेंटर को मिला दूं, एंगल बी एच सी और एंगल बी ए सी, यानी कि और दो सेंटर के ऊपर बना हुआ एंगल, कहाँ से एंगल बना हुआ? किन्हीं भी दो वर्टिसिस को पकड़ लो वहां से, और जो तीसरा वर्टिसिस बच गया, जो तीसरा शीर्ष बच गया, वहां पर जो एंगल है और यहाँ पर जो एंगल है, इन दोनों का सम भैया 180। एंगल बी एच सी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180। कैसे सर? बताता हूँ, देखो यहाँ पर प्रूव कर लेते हैं इसको। देखो इसी को मान लेते हैं एच। ये एल्टीट्यूड है तो 90 का होगा, ये भी एल्टीट्यूड है तो 90 का होगा। अब मुझे बताओ आप, ट्रायंगल सी डी ई में, सी डी, अच्छा सी डी ई में गलत बोल गया। अब आप मुझे बताओ ट्रायंगल, सॉरी ट्रायंगल नहीं, क्वाड्रिलेटरल ए डी एच ई में, ए डी एच ई
किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज के सभी एंगल्स का सम होता है 360। 360 में से 90 और 90 180 यहाँ बच गए, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होएगा? इन दोनों का सम हो जाएगा जी 180। क्लियर है? रुको एक बार। जी। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना हो गया भैया? 180 डिग्री। और ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर है, क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। इन दोनों का सम 180 है, ये वाला इसके बराबर है, तो इन दोनों का सम भी 180 का, हेंस प्रूव्ड। ठीक है। नेक्स्ट है लोकेशन इन डिफरेंट ट्रायंगल्स, अलग अलग त्रिभुजों में इसकी लोकेशन। ये वाला अपना यहाँ पर प्रूव हो गया। तो लोकेशन इन डिफरेंट ट्रायंगल्स, देखो ये क्यों आया? तीन तरह के ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, अगर कोण के आधार पर हम देखें। देन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अलग अलग ट्रायंगल में इसकी लोकेशन बदलती है। ठीक है, कैसे बदलती है देखते हैं। देखो पहले मैं वैसे ही बना के बता देता हूँ आपको, है ना। देखो एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें मैंने खींच दी एल्टीट्यूड, जी हाँ। इसमें एक एल्टीट्यूड खींच दी, जी हाँ। फिर एल्टीट्यूड खींच दी, जी हाँ। तो ये कहाँ पर है इसका और दो सेंटर? सर ट्रायंगल के अंदर है। अगर मैं यहीं पर अपने ट्रायंगल को ऐसे ऑब्ट्यूस कर दूं तो खींच के देखो, तो मैं यहां से कोई भी एल्टीट्यूड खींच ही नहीं सकता इसके परपेंडिकुलर। ट्रायंगल के अंदर नहीं खींच सकता, बाहर खींचनी पड़ेगी, इस साइड को एक्सटेंड करना पड़ेगा। ट्रायंगल की तीसरी साइड के परपेंडिकुलर होती है एल्टीट्यूड, चाहे उसकी साइड को एक्सटेंड ही क्यों ना करना पड़े। आप बोलेंगे जी हाँ कर दिया। अब मैं इस पॉइंट से इस साइड के परपेंडिकुलर खींच ही नहीं सकता, अगर अंदर खींचने की कोशिश करूंगा तो इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, तो यही मैंने खींच दी। ये लो, मैं इस पॉइंट से इस साइड के परपेंडिकुलर खींच सकता हूँ। आप बोलोगे जी हाँ सर। तो ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी? देखो पैरेलल तो ये नहीं है, कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी? और ये कभी भी पैरेलल होंगी भी नहीं, इनको इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे। अच्छा, यानी कि एक क्या बोलते हैं, ठीक बनाया ना मैंने, आगे तो नहीं करेंगे। यह और दो सेंटर, हाँ ये पीछे भी कर सकते हैं। सरकम सेंटर में से आगे होता है, बताऊंगा क्यों। तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर जाएंगी। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप यहाँ से इस लाइन के परपेंडिकुलर खींचोगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, तो ये ए बी जो है ये साइड भी है, ए बी साइड भी है, और ए बी एल्टीट्यूड भी है, ए बी भुजा भी है, और ए बी लंब भी है। ऐसे ही सी बी साइड भी है और सी बी एल्टीट्यूड भी है, क्योंकि पॉइंट सी से ए बी के ऊपर यही एल्टीट्यूड खींच, यही लाइन है जो परपेंडिकुलर खींची जा सकती है। ठीक है जी। और पॉइंट बी से ए सी पर जो परपेंडिकुलर खींची जाएगी वो ये साइड है। तो बताओ मुझे तीनों एल्टीट्यूड कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? एक एल्टीट्यूड ये है ए बी, और एक एल्टीट्यूड ये है बी सी, और एक एल्टीट्यूड ये है, तो तीनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके अंदर जो ऑर्थो सेंटर है, जो अपना कि लंब केंद्र है, वो कहाँ पर होता है? राइट एंगल ट्रायंगल के उस वाले वर्टेक्स पर जिस पर 90 डिग्री का एंगल होता है, यानी कि राइट एंगुलर वर्टेक्स पर। ठीक है, समकोण वाले शीर्ष पर। क्लियर है? अगर ट्रायंगल हुई अपनी एक्यूट एंगल तो अंदर होएगी लोकेशन, यानी कि तो ऑर्थो सेंटर अंदर होएगा। अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हुई तो बाहर होएगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल हुई तो ऑन द ट्रायंगल होगा। इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगल के अंदर है या बाहर है? ट्रायंगल के ऊपर है, बिल्कुल इस पॉइंट बी पर है, तो ट्रायंगल के ऊपर है। क्लियर है भाई? नेक्स्ट अपने पास है भाई, तो इसको हम एक काम करते हैं, डायग्राम को रख लेते हैं।
ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी जब ये पीपीटी सेव होगी तो। नेक्स्ट, प्रोडक्ट फॉर्मूला। तो प्रोडक्ट फॉर्मूला मैं यहाँ से बता देता हूँ, इसका नेमिंग कर देते हैं भाई हम, ADBENCF, ये है H। तो अगर आप तीनों एल्टीट्यूड खींच देते हो, अगर आप तीनों एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देते हो, तो ये जो ऑर्थो सेंटर है, ये जो लंब केंद्र है, ये एल्टीट्यूड को दो हिस्सों में तोड़ देता है, एक इसके ऊपर एक इसके नीचे, एक इसके इस तरफ एक इस तरफ, एक इस तरफ एक इस तरफ। ठीक है सर। तो एल्टीट्यूड के ये जो दो दो हिस्से हैं, इनका जो प्रोडक्ट है वो सेम होता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो एल्टीट्यूड है AD, इसके दो हिस्से हैं AH और HD। तो AH इंटू HD, इस एल्टीट्यूड के जो दो हिस्से हैं उनकी लंबाइयों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू दूसरी एल्टीट्यूड के जो दो हिस्से हैं BH इंटू HE, दैट इज इक्वल टू तीसरी एल्टीट्यूड के जो दो हिस्से हैं HC इंटू HF। ठीक है, एल्टीट्यूड के बारे में सब कुछ। ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में इनसाइड होता है, अंदर होता है। ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में आउटसाइड होता है। एल्टीट्यूड के बारे में सब कुछ एक पेज पर मिल जाएगा आपको। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ऑन दी ट्रायंगल होता है। ठीक है, राइट एंगुलर वर्टेक्स पर होता है ऑर्थो सेंटर, यहां पर। ठीक है मेरे भाई। अब ये होता क्यों है, ये प्रोडक्ट फॉर्मूला ट्रू क्यों है, ये मैं आपको बताता हूं, ये हम प्रूव करेंगे। आप भी प्रूव कर सकते हो, हिंट देता हूं मैं आपको। ये मतलब पेन बार बार क्यों नहीं आ रहा है यार, हद मचा रखी। कई बार ये कंप्यूटर जब काम नहीं करे, ये लगता भी रुपए दिए हमने तेरे लिए, काम क्यों नहीं कर रहा तू। आप भी प्रूव कर सकते हो प्रोडक्ट फॉर्मूला को, उसके मैं आपको हिंट दे देता हूं कि उसके अंदर सिमिलरिटी लागू होएगी। सिमिलरिटी यूज होएगी उसको प्रूव करने में। यहां पर हमें तीनों खींचने की जरूरत नहीं है, मैं दो वाला प्रूव कर देता हूं। ठीक है, ये है अपना ऑर्थो सेंटर H। ठीक है, यह है AD और यह है BE। मैंने जानबूझकर वही ट्रायंगल बनाई है जिनको हमने सिमिलर करना है इसे प्रूव करने के लिए। तो देखो अगर आप कर पाओ तो यहाँ पर ट्रायंगल AHE और BHD ये दोनों हैं, तो ये वाला एंगल इनका इक्वल है। हाँ जी सर, ये वाला एंगल इक्वल है। तो ये 90 है, ये 90 है, ये इक्वल है। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। तो दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा भी इक्वल हो गया, तो ये सिमिलर हो गई। जी हाँ, तो सिमिलर हो गई तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि AH बटे में HD इज इक्वल टू AH इस वाले ट्रायंगल का और दूसरी ट्रायंगल का HD। अब मैं इस वाले ट्रायंगल का लूंगा HE, है ना, HE। अब इस वाले ट्रायंगल का HB। अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AH इंटू HB। अच्छा, ये मैंने प्रोडक्ट फॉर्मूला नहीं लिया, प्रोडक्ट फॉर्मूला के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, दिस इंटू दिस करना है, तो इस HE को दूसरी साइड रखना पड़ेगा। क्या कुछ गलती कर दी क्या? AH के सामने HE आ गया, AH के इंटू में HD आना चाहिए था, मैंने AH बटे में HD कर दिया। रुको एक बार, इसका मतलब इन्होंने सेम ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो लिया है। बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। हाँ जी सर, तो यहाँ पर ये है कि मैं ट्रायंगल नंबर 1 के अंदर और ट्रायंगल नंबर 2 के अंदर बोल रहा हूँ। ट्रायंगल नंबर 1 के अंदर 90 के सामने वाला 90 के सामने वाला एंगल और 90 के सामने, और हम ले लेते हैं भैया दो आर्क वाले, दो आर्क 90 एंगल के सामने वाली साइड और दो आर्क एंगल के सामने वाली साइड,
इनका रेशियो ले रहे हैं, तो ट्रायंगल 1 के अंदर इनका रेशियो क्या होएगा, 90 के सामने है AH बटे में 2 आर्क के सामने है HE। ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि हम उसमें भी कोरस्पॉन्डिंग ले रहे हैं, ये मैं बताना चाह रहा हूं। तो 90 के सामने है BH और 2 आर्क के सामने है HD। ठीक है, इट इंप्लाइज दैट AH इंटू HD इज इक्वल टू BH इंटू HE। AH इंटू HD इज इक्वल टू BH इंटू HE। इस एल्टीट्यूड के दो हिस्सों का प्रोडक्ट इस एल्टीट्यूड के दो हिस्सों के प्रोडक्ट के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल है। ऐसे ही तीसरी वाले को भी इन्वॉल्व करके हम प्रूव कर सकते हैं, बट इतना एनफ है अपने लिए। ठीक है भाई, क्लियर है? तो इस चीज़ को याद रखोगे हमेशा, इन सारी चीज़ों को याद रखोगे। एक बार रिवाइज कर लो, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर इनके क्वेश्चंस को करेंगे। बढ़ जाऊं फिर आगे। बताओ, दी ऑर्थो सेंटर ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल लाइज। राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहाँ पर होता है? आपको याद होना चाहिए, थोड़ी देर पहले दिखाया है, एट द राइट एंगुलर वर्टेक्स। अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों एल्टीट्यूड खींच लोगे, अगर मैं ए से एक एल्टीट्यूड खींचूं जो कि गुलाबी रंग की होएगी, ब्लू कलर की कर लेते हैं, जो कि ब्लू कलर की होएगी, वो कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, हाइलाइटर। यहाँ से मैंने एक एल्टीट्यूड खींच दी ए से, फिर मैंने सी से एक एल्टीट्यूड खींच दी, फिर मैंने बी से एक एल्टीट्यूड खींच दी, तो ये तीनों एल्टीट्यूड यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यानी कि यहाँ पर है अपना ऑर्थो सेंटर एट द राइट एंगुलर वर्टेक्स। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC ड्रॉ BE परपेंडिकुलर टू AC, CF परपेंडिकुलर टू AB, and the lines BE and CF intersect at point O, BE and CF intersect at O। ठीक है भैया, एंगल BAC 70, ये वाला एंगल 70 है। तो ये मैंने आपको डायरेक्टली बताया है कि भैया इस और इन दोनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस 70 110, डायरेक्टली पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। इन ए ट्रायंगल PQR, ये एल्टीट्यूड्स हैं, इंटरसेक्टिंग एट O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इफ PO इज 6, अगर PO 6 है, PX इज 8, पूरा PX 8 है, तो 8 में से 6 गए, ये वाला 2 है। इसके ऊपर सिर्फ एक बार क्वेश्चन पूछा गया है इस कंसेप्ट के ऊपर, और मैं इसको ले आया। तो अगर किसी कंसेप्ट के ऊपर एक बार भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, मैं लेकर आऊंगा। हो ही नहीं सकता कि मैं ना लेकर आऊं। अगर मैं SSC की हिस्ट्री में मैं बात कर रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा पिछले कुछ सालों में एक बार भी पूछा गया। SSC की इंसेप्शन से, जब से SSC बनाया तब से लेकर आज तक, अगर किसी कंसेप्ट पर एक बार भी क्वेश्चन पूछा गया, मैं ले आऊंगा। और जो एक्स्ट्रा, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो करानी सेंसिबल हैं कि हाँ यार ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जो रिलेवेंट है, वो भी मैं करवा रहा हूँ। तो मोस्ट एफिशिएंट वे में जिस तरीके से सिलेबस करना चाहिए उस तरीके से हम कर रहे हैं। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना है, इस बात का हमेशा अपने मन के अंदर कॉन्फिडेंस रखना है कि हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। QO इज 4, QO इज 4। देन उसने पूछा है कि QY की वैल्यू, तो मैंने आपको क्या बताया कि एल्टीट्यूड्स के जो दो हिस्से होते हैं उनका प्रोडक्ट सेम होता है। तो 6 × 2, ये आप देख के ही बता सकते हो
इक्वल टू 4 इंटू क्वेश्चन मार्क, इस वाली एल्टीट्यूड के ये वाले दो हिस्से, तो 6 दूनी 12, तो 4 से ये 3 पर कट जाएगा, 4 3 12, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 3 आ गई, क्यू वाई की वैल्यू हो गई 4 और 3 7। डायग्राम बनाने के बाद देख के हम तुरंत बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। इफ ए डी बी ई सी एफ आर द एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है भैया, उस और दो सेंटर इज एच। ठीक है, देखते हैं। ए डी बी ई एंड सी एफ, इनका और दो सेंटर है भाई साहब एच, ये पॉइंट है एच। एग्जामिनर क्या बोल रहा है, देन सी इज दी और दो सेंटर ऑफ, सी जो है वो कौन सी ट्रायंगल का और दो सेंटर होगा। और दो सेंटर का क्या मतलब है, और दो सेंटर को हिंदी में बोलेंगे लंब के अंदर, लंब नहीं लंब, लंब के अंदर। ठीक है, यानी कि सी अगर किसी ट्रायंगल का और दो सेंटर होगा तो पॉइंट सी से उस ट्रायंगल की सारी एल्टीट्यूड पास हो रही होंगी। तो मैं ये देखूंगा पॉइंट सी से ऐसी कितनी लाइनें पास हो रही हैं जो किसी न किसी लाइन के परपेंडिकुलर हैं, एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर। तो पॉइंट सी से कौन कौन सी लाइनें पास हो रही हैं जो किसी न किसी लाइन के परपेंडिकुलर है, तो मेरी नज़र जाएगी इस पे, इस पे और इस पे, परपेंडिकुलर के साइन यही बने हैं। तो पॉइंट सी से एक तो पास हो रही है भैया ए ई, जो किसी न किसी लाइन के परपेंडिकुलर है, इसके बी ई के है, और एक पास हो रही है ये एफ एच मान लो या एफ सी मान लो, और एक ये पास हो रही है बी डी मान लो या बी सी मान लो। तो क्या ए सी एफ एच और ये बी डी किसी न किसी ट्रायंगल की एल्टीट्यूड्स हैं क्या? देखो, मैं चाह रहा हूं कि आप देखो, मैं तो बता ही दूंगा। तो भैया ए ई को अगर मैं एल्टीट्यूड बनाऊं किसी ट्रायंगल का, तो ए ई को मैं एल्टीट्यूड बोल सकता हूं ट्रायंगल ए बी ई का, ए बी ई का एल्टीट्यूड। हाँ, और ए बी ई की कोई और एल्टीट्यूड यहाँ से पास नहीं हो रही। चलो देखो यहाँ पर देखो, एफ एच किसी का एल्टीट्यूड है, एफ एच का पता नहीं, एच एफ जरूर एल्टीट्यूड है। एच एफ किसका एल्टीट्यूड है? ट्रायंगल ए बी एच का। अच्छा जी, यहाँ से ऐसे गया है, तो ट्रायंगल ए बी एच आपको मिली है, तो ट्रायंगल ए बी एच की और एल्टीट्यूड देखना जरा, ये है ट्रायंगल ए बी एच। ये रटने की जरूरत नहीं है, कहीं इसको रट लो, दिमाग दौड़ाना सिखा रहा हूं आपको। तो इसकी एल्टीट्यूड हो गई एक एच एफ। ठीक है भाई, इसकी दूसरी एल्टीट्यूड बनाना, इस वर्टेक्स से तो बना दी, इस वर्टेक्स से बनाना, इस वर्टेक्स से बनाओगे तो कैसे बनाओगे? अंदर तो बना नहीं पाओगे, तो बाहर ही बनाओगे। बाहर कैसे बनेगा? इस साइड को एक्सटेंड करके बनेगी। हाँ जी सर, तो ये इसकी एल्टीट्यूड है, इस साइड को एक्सटेंड करके बनी है। अच्छा, यहाँ से अगर एल्टीट्यूड खींचोगे अंदर तो बना नहीं पाओगे, बाहर ही बना पाओगे, तो इस साइड को एक्सटेंड करके ये इसकी एल्टीट्यूड है। तो इसकी तीनों एल्टीट्यूड देखो, आगे मिलाने से तो मिलेंगी नहीं, चाहे कहीं पर भी मिल जाए वहीं और दो सेंटर मिलेगा, बन जाएगा। तो इसकी तीनों एल्टीट्यूड यहाँ से पास हो जाएंगी। कौन सी ट्रायंगल की हैं ये हैं ट्रायंगल ए बी एच की। ठीक, ठीक है भाई, तो ये रटने वाला क्वेश्चन नहीं है। अदरवाइज बोलने को मैं आपको ऐसे बोल सकता हूँ कि सी जो है वो और दो सेंटर है, इसके इस वाले हिस्से को देखो ए बी एच ट्रायंगल का, ऐसे ही बी जो है वो और दो सेंटर है ट्रायंगल ए एच सी का, इसकी चोंच की तरफ जो है, और ए और दो सेंटर है ट्रायंगल बी एच सी का। बट ये चीज़ याद रखने की नहीं है, ऐसी चीज़ें जो भी याद रखने की होगी मैं बताऊंगा, एक एक कदम का ध्यान रखूंगा। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, जो ऑर्थो सेंटर है किसी ट्रायंगल का वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर होता है। नहीं भाई, थोड़ी देर पहले बताया, राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ, इसी ट्रायंगल में देख लो, इस ट्रायंगल से बाहर है, तो ये तो झूठ है। द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्रायंगल, जी हाँ,
सेंट्रोइड मैंने आपको बताया था कि सेंटर ऑफ मास होता है। उस पॉइंट के ऊपर आप अगर उस किसी भी पेन को रख के फिगर को बैलेंस कर सकते हो, तो सेंटर ऑफ मास जिसके ऊपर मैं पेन रख के बैलेंस करूं वो फिगर के अंदर ही होएगा ना पॉइंट। फिगर के बाहर पेन रख के तो वो गिर जाएगी, बैलेंस ही नहीं होगी। तो सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल हमेशा इनसाइड होएगा। द ऑर्थो सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल लाइज ऑन द ट्रायंगल, ये भी सही बोल रहे हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का सेंट्रोइड जो है, सेंट्रोइड बोल रहे क्या, सॉरी, ऑर्थो सेंटर जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ही होता है, उसके राइट एंगुलर वर्टेक्स पे ही होता है। तो ये बात भी झूठ हो गई फिर, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल के ऊपर तो होता ही नहीं सेंट्रोइड, ओनली 2 and 3, ठीक है। बताओ, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी क्या? हाँ, ये मैंने बताई थी आपको जब मैं आपको वो चीज़ बता रहा था। कौन सा बता रहा था? एल्टीट्यूड वाला ही बता रहा था क्या? नहीं, मीडियन वाला फॉर्मूला बता रहा था। मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ ऑल द मीडियंस, तो ये दोनों ही आप याद कर लो। सम ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन सम ऑफ ऑल द साइड्स, और सेम केस एल्टीट्यूड के साथ है। सम ऑफ ऑल एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन सम ऑफ साइड्स। सारी साइड्स का सम करेंगे और सारी एल्टीट्यूड का सम करेंगे, एल्टीट्यूड का सम जो है वो कम निकलेगा। ऐसे ही मीडियंस का जो सम जो है किसी भी ट्रायंगल में वो कम निकलेगा, चाहे कैसी भी ट्रायंगल हो। तो भाई एल्टीट्यूड के ऊपर इतना ही है। इसी तरह के अपने क्वेश्चन आते हैं। आगे हम बढ़ते हैं एंगल बाइसेक्टर की तरफ। अब एंगल बाइसेक्टर क्या होता है देखते हैं। वो लाइन जो किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करे उसे बोलते हैं उसका एंगल बाइसेक्टर। जैसे कि यहाँ पर एंगल ए बी सी को जो लाइन बी डी है वो बाइसेक्ट कर रही है, 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है, तो ये है एंगल बाइसेक्टर। खत्म बात, ओके जी। एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या है? ऐसे ही एक ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल बाइसेक्टर खींचे जा सकते हैं। एक इस वर्टेक्स से खींच सकते हैं हम, हर एक वर्टेक्स से एक इस वर्टेक्स से एंगल बाइसेक्टर खींचा जो इस एंगल को 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है। ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं आगे से एंगल बाइसेक्टर को, ऐसे क्रॉस बना के, ऐसे ये बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को। इस वर्टेक्स से एक एंगल बाइसेक्टर खींचा जा सकता है और इस वर्टेक्स से एक एंगल बाइसेक्टर खींचा जा सकता है, और तीनों एंगल बाइसेक्टर पक्का कहीं ना कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक। एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या है? एंगल बाइसेक्टर बाइसेक्ट्स द एंगल एट द वर्टेक्स। त्रिभुज के शीर्ष पर जो कोण है उसे समद्विभाजित करता है कोण समद्विभाजक, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। जब आप चीजें रिवाइज करोगे तो ये चीजें काम आएंगी, इसलिए ऐसे स्ट्रक्चर में पढ़ाता हूं मैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जहां पर एंगल बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं जी इन सेंटर, ठीक है। हिंदी में इसको बोलेंगे अंतः केंद्र, अंतः केंद्र, ठीक है। इसको रटना थोड़ा सा मुश्किल होएगा, तो इसीलिए मैं आपको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा कि इसको ऐसे क्यों बोलते हैं, फिर पूरी जिंदगी याद रहेगा। देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी, एक बात आपसे प्रूव करवाई थी जब कॉन्ग्रुएंस में पढ़ा रहा था। कॉन्ग्रुएंस जब हम पढ़ रहे थे, मैं क्या पढ़ रहा था, हम दोनों काम कर रहे थे मिलके। जब हम कॉन्ग्रुएंस पढ़ रहे थे तो एक बात प्रूव करवाई थी, एंगल बाइसेक्टर के ऊपर, किसी भी एंगल के एंगल बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट होता है एंगल की दोनों आर्म्स से। कोण समद्विभाजक के ऊपर कोई भी बिंदु समान दूरी पर होता है उस कोण की जो दोनों भुजाएं हैं उनसे। हाँ जी सर, तो इस एंगल बाइसेक्टर के ऊपर अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूंगा वो इन दोनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होगा। कोई भी पॉइंट ले लो। क्यों सर? क्योंकि ये बिल्कुल बीच में से जा रहा है, एंगल बाइसेक्टर है, और कॉन्ग्रुएंस से हमने प्रूव किया ही था, ठीक। अब आप खुद करोगे, मैं नहीं बताऊंगा, तब बताया था, देखो, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, ये एंगल बाइसेक्टर है इस ट्रायंगल का, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया आई से, आई है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आई है ये एंगल बी के एंगल बाइसेक्टर पर है कि नहीं? एंगल बी, आप बोलोगे जी हाँ सर है। तो मैंने आपको ये बताया है कि एंगल बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट हो
वो उन दोनों आर्म्स, एंगल की दोनों आर्म से बराबर दूरी पर होगा। यानी कि पॉइंट आई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड बी सी, क्योंकि एंगल बी की दोनों आर्म्स हैं ए बी और बी सी, तो एंगल आई ए बी और बी सी से इक्वी डिस्टेंट, इक्वल डिस्टेंस पर है। प्रूफ प्रूव्ड, ठीक है। तो एंगल आई जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर हो गया, सॉरी पॉइंट आई इक्वल डिस्टेंस पर हो गया ए बी और बी सी से, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि पॉइंट आई जो है ये एंगल सी के एंगल बाइसेक्टर पर भी है। आप बोलोगे हाँ जी सर, एंगल सी के एंगल बाइसेक्टर पर जितने भी पॉइंट हैं वे सारे पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर हैं ए सी और सी बी पर। ऐसा ही एक पॉइंट है आई, आई इक्वल डिस्टेंस पर होगा ए सी और सी बी से, यानी कि ए सी और सी बी ऑलरेडी काउंट हो चुकी है। तो ट्रायंगल की तीनों साइड आ गई, मुझे ये वाला एंगल बाइसेक्टर लेने की जरूरत भी नहीं है, दो एंगल बाइसेक्टर से ही ट्रायंगल की तीनों साइड आ गई। आई जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर है तीनों साइड से, आई इज इक्वी आई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी बी सी एंड सी ए। क्यों? क्योंकि ये इस एंगल के एंगल बाइसेक्टर पर भी है, तो इन दोनों आर्म से इक्वल डिस्टेंस पर हो गया। इस एंगल के एंगल बाइसेक्टर पर भी है, तो इन दोनों आर्म से भी इक्वल डिस्टेंस पर हो गया। तो ट्रायंगल की सभी साइड से इक्वल दूरी पर है। अच्छा जी, बराबर डिस्टेंस पर है। हाँ जी, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं एक कैंपास ले लूँ, एक प्रकार ले लूँ, और उसको रख के अगर मैं एक सर्कल बनाऊंगा तो मैं एक ऐसा सर्कल बना सकता हूँ जो इन तीनों साइड को टच करेगा। क्योंकि भैया इस पॉइंट से तो तीनों साइडें बराबर दूरी पर हैं। अगर मैं ठीक से डिस्टेंस ले लूँ, किसी भी एक साइड को ऐसे टच कर लूँ, तो फिर सारी साइड को टच करेगा वो प्रकार, क्योंकि सारी साइडें बराबर दूरी पर हैं। तो यानी कि इन सेंटर को, यानी कि इन सेंटर छोड़ो, यानी कि इस पॉइंट को सेंटर मानकर मैं एक ऐसा सर्कल बना सकता हूं जो कि इंस्क्राइब्ड है, इंस्क्राइब्ड यानी कि अंतःवृत्त है, उसके अंदर है, ठीक है। तो इसीलिए अंतःवृत्त के केंद्र को बोलते हैं अंतः केंद्र, इंस्क्राइब्ड सर्कल के सेंटर को बोलते हैं इन सेंटर, ठीक है। बात समझ में आ गई, इसको इन सेंटर क्यों बोलते हैं, आगे से याद रखोगे। एंगल बाइसेक्टर से ये बना हुआ है, एंगल बाइसेक्टर के ऊपर, किसी भी एंगल बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर होता है बाकी दोनों आर्म से, बिकॉज ये सारे एंगल बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है, तो ये इक्वल डिस्टेंस पर है सारी साइड से। तो एक ऐसा सर्कल बनाया जा सकता है जो सारी साइड को टच करेगा, तो वो इन सर्कल है तो उसके सेंटर को इन सेंटर बोलते हैं। वो अंतःवृत्त है तो उसके केंद्र को अंतः केंद्र बोलते हैं, ठीक है भैया। नेक्स्ट, लोकेशन इन डिफरेंट ट्रायंगल्स। अब मुझे एक बात बताओ, इन सेंटर क्या है सर? इन सेंटर है ट्रायंगल के अंदर बने सर्कल का सेंटर। अगर कोई भी ट्रायंगल हो उसके अंदर बने सर्कल का सेंटर है तो वो कहां पर होगा? वो अंदर ही होगा, चाहे ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो, क्योंकि सर्कल ही अंदर बन गया तो सेंटर तो अंदर होएगा ही, चाहे ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, कैसी भी ट्रायंगल हो भैया, चाहे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो, हमेशा इनसाइड होएगा, यानी कि ऑलवेज इनसाइड, ठीक। तो ये सारी बातें हैं, मतलब एटलीस्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि 70 to 80% बातें, ऑलमोस्ट 80% बातों के लगभग तो आपको रटनी नहीं पड़ती हैं, मैं समझाता हूँ। और बाकी भाई 15-20% जो चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, जो रटनी पड़ती हैं, वो अपने सब्जेक्ट की डिमांड है। जीके में तो बहुत सारी चीज़ें आपको रटनी पड़ती हैं, ठीक। तो आपके दिमाग के ऊपर से कुछ प्रेशर मैं कम करने की कोशिश करता हूँ, अपना बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करके, हैं, क्योंकि मुझे पता है आपको किन किन चीज़ों के थ्रू गुजरना है। मैं सिर्फ ये नहीं सोचता आपको सिर्फ मैथ में मजबूत कर दूँ और सिलेक्शन आपका ना हो, ना, मैथ में मजबूत भी करेंगे, ठीक है, और सिलेक्शन भी होगा, बाकी सब्जेक्ट में भी स्ट्रॉन्ग होंगे आप। आपके दिमाग को मैं ऐसी अवस्था में छोड़ूंगा। इस सारे को रिवाइज कर लो भाई, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसको सारे को एक बार याद कर लो, पॉज करके मैंने क्या क्या आपको बताया वो सारा रिवाइज कर लो, फिर उसके बाद एक आधे कंसेप्ट और बताता हूँ।
तो भाई नेक्स्ट कंसेप्ट बताता हूँ मैं आपको, 3 एंगल प्रॉपर्टीज। तो मैं 3 प्रॉपर्टीज बताऊंगा एंगल्स की, किससे संबंधित, किससे रिलेटेड, एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड। देखो, तीन रूल बताऊंगा या फिर 3 फॉर्मूले बताऊंगा, 3 रिजल्ट बताऊंगा और उनको यहीं पर प्रूव भी कर लेंगे। यहाँ पर मैं ये करता हूँ, एंगल बी का एक बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ किया, एंगल बाइसेक्टर, और एंगल सी का मैंने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ये दोनों आई पर इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने एक्सटीरियर एंगल बी ले लिया, इस साइड को एक्सटेंड कर दिया, और एक्सटीरियर एंगल सी ले लिया, और जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनके एंगल बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिए। अंदर वाले एंगल्स के नहीं, ये है इंटीरियर एंगल बी, ये है एक्सटीरियर एंगल बी। तो बाहर वाला एंगल ले लिया और बाहर वाला एंगल सी ले लिया, और इनके एंगल बाइसेक्टर मैंने बनाए, तो वो यहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है। ये फॉर्मूला नंबर 1 हो गया, ये फॉर्मूला नंबर 2 हो गया, ये फॉर्मूला नंबर 3 हो गया। ये 3 प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले मैंने दोनों एंगल अंदर वाले लिए थे, फिर दोनों एंगल, मतलब पहले मैंने जो एंगल बाइसेक्टर लिए वो दोनों अंदर वाले एंगल के लिए थे, फिर मैंने दोनों एक्सटीरियर एंगल के एंगल बाइसेक्टर ले लिया। अब मैं ये करता हूँ, एक अंदर वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर ले लेता हूँ, एक बाहर वाले, यही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं बस। ठीक, क्लियर है? ये दोनों एंगल बाइसेक्टर, इनकी रिलेशन ये है कि यहां पर एंगल बी आई सी इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। एंगल बी आई सी की वैल्यू है, एंगल ए की जो वैल्यू है उसको हाफ करो और 90 में जोड़ दो। यहां पर एंगल बी आई सी इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, और यहां पर एंगल बी आई सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो आप इनको रटेंगे कैसे? देखो, एक जगह 90 प्लस हाफ ऑफ ए है, एक जगह 90 माइनस हाफ ऑफ ए है, तो 90 प्लस 90 माइनस दोनों यूज हो गए, तो एक जगह जस्ट हाफ ऑफ एंगल ए। ठीक है सर, तो सर ये कैसे रटेंगे कि अंदर वाले में प्लस का है, बाहर वाले में माइनस का है? ठीक है, देखो, मान लो मेरे सामने ये ट्रायंगल है ए बी सी, यहाँ सामने है हवा में ए बी सी, ऐसे ए बी सी, ऊपर ए है नीचे बी और सी है। मैं इसको ऊपर से दबा दूं, ऐसे मैं इसको ऊपर से दबा दूं, या फिर आप ऐसे मान लो मेरे सामने ऐसे दो ये हैं, नीचे से जुड़ी नहीं है, मैं इसको ऊपर से प्रेस कर दूं, तो ये ऐसे हो जाएगा ना, इसका मुंह कम खुल जाएगा या ज़्यादा? मेरे सामने ऐसे दो डंडियां हैं, इनको मैं ऊपर से दबा दूं तो मुंह ज़्यादा खुल जाएगा ना, ऐसे एंगल तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे है, इस ऊपर से कोई दबाएगा तो ऐसे मुंह खुल जाएगा, एंगल ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसको दबा के नीचे ला रखा ना, इसको दबा के नीचे ला दिया, ये वाला जो एंगल है ये फॉर श्योर बड़ा होएगा इससे, फॉर श्योर। तो ये कौन सा होएगा, ये 90 प्लस हाफ ऑफ ए होएगा। तो अगर ये वाला 90 प्लस हाफ ऑफ ए हो गया, तो जब दोनों अंदर वाले लिए हैं तो 90 प्लस हाफ ऑफ ए, जब दोनों बाहर वाले लिए हैं तो 90 माइनस हाफ ऑफ ए, एंगल बी आई सी, और एक अंदर वाला एक बाहर वाला ले लिया तो जस्ट हाफ ऑफ ए। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपको ये बोलूं, अगर ये वाला एंगल 70 डिग्री का हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 90 प्लस हाफ ऑफ ए, 70 का हाफ होता है 35, तो 90 में 35 जोड़ दो 125। अगर ये वाला एंगल 70 डिग्री का हो गया तो ये होगा 90 माइनस हाफ ऑफ ए का हाफ क्या है 35, 90 में से 35 घटा दो 55। ठीक है, अगर ये वाला एंगल 70 डिग्री का हो गया तो ये वाला एंगल हो जाएगा जस्ट हाफ ऑफ ए, यानी कि 35। एक बार इसके हाफ को 90 में जोड़ना है, एक बार इसके हाफ को 90 में घटाना है, और एक बार इसके हाफ को एज इट इज रखना है। ठीक, इन प्रॉपर्टीज को आप बहुत ही इजीली प्रूव कर सकते हो, बहुत ही इजीली। ठीक है, और रिलेवेंट भी रहेगा इनको प्रूव करना, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा जहाँ पर हमें अंडरस्टैंडिंग लगानी पड़े,
तो आप खुद भी कोशिश कर सकते हो, मैं भी आपको दिखाऊंगा अभी। देखो भाई, प्रूव करते हैं फिर। तो पहले वाला रूल लिख लेते हैं यहाँ पे। मैं पहले वाला प्रूव करके दिखाऊंगा, फिर उसी तरीके से आप दूसरे वाले की कोशिश करोगे, फिर मैं दूसरे वाला दिखाऊंगा, फिर आप तीसरे वाले की कोशिश करोगे, ठीक है। देखो, पहले वाले की कोशिश भी आप कर सकते हो बीच में रुक के, जब आपको लगे कि अब तो आप कर लोगे तो बीच में रुक के कर लेना। मुझे प्रूव करना है कि ये वाला एंगल जो है 90 प्लस हाफ ऑफ दिस एंगल है, तो मैंने इस एंगल को 2a मान लिया। इस एंगल की वैल्यू 2a है, ताकि अगर मैं a मानूँ तो 90 प्लस a बाई 2, मैं फ्रैक्शन में नहीं उलझना चाहता, ठीक है जी। इस एंगल को मैंने मान लिया 2b, बिकॉज एंगल बाइसेक्टर है, तो मैंने सोचा कि ऐसे b और b, भैया फ्रैक्शन में नहीं उलझना चाहते, हम शरीफ आदमी है। ये वाला पोर्शन मैंने मान लिया c, तो ये हो गया c। तो मुझे निकाल लिया एंगल बी आई सी की वैल्यू, ठीक है, निकालते हैं। एंगल बी आई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल बी प्लस सी, बोल सकता हूँ। ट्रायंगल बी आई सी के अंदर तीनों एंगल का सम जो है 180 है, तो एंगल बी आई सी इज इक्वल टू 180 माइनस सम ऑफ दीज टू एंगल्स। आप बोलोगे जी हाँ सर, तो बी प्लस सी की वैल्यू कहाँ से लाओगे, देखते हैं, बताओ। अगर मैं पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूं, पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल में, तो आप बोलोगे कि सर 2a, या फिर मुझे b प्लस सी निकालना है ना, तो पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल में एक स्टेप मैं कम करना चाह रहा हूँ। पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल में इन तीनों एंगल का सम 180 होएगा। अगर मैं 2b प्लस 2c निकालना चाहूँ, इन दोनों एंगल का सम निकालना चाहूँ, तो वो होएगा 180 माइनस 2a। आप बोलोगे जी हाँ सर। अगर मैं दोनों तरफ से 2 काट दूं, तो इसका मतलब b प्लस सी इज इक्वल टू 90 माइनस a, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं b प्लस सी की, ये वाली वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रख दूँ, तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस में 90 और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 90 प्लस ए। यही हमें प्रूव करना था, ये वाला एंगल 90 प्लस ए, यानी कि 2a का हाफ है ये। तो अब सेकंड वाला रूल आप खुद प्रूव करना चाहोगे भाई, चाहोगे कि नहीं चाहोगे, बताओ। तो इस एंगल को हम मान चुके हैं भैया 2a, तो अंदर वाला एंगल मैंने मान लिया 2b। सर अब की बार 2b क्यों मान लिया, अब तो एंगल बाइसेक्टर भी नहीं है, क्योंकि जब मैं बाहर वाला एंगल निकालूंगा, ये बाहर वाला एंगल कितना होगा, ये एक्सटीरियर एंगल, ये हो जाएगा 180 माइनस 2b। अब मैं इन दो टुकड़ों को निकालूंगा, तो मुझे 2 से भाग करना है, इसीलिए मैंने 2 मान लिया। तो ये वाला पोर्शन हो गया 90 माइनस बी, ये वाला पोर्शन हो गया 90 माइनस बी। कैसे, मैंने 180 में से इसको घटाया, तो बाहर वाले सारे पोर्शन की वैल्यू आ गई, उसको मैंने 2 से डिवाइड किया, तो आधा और आधा आ गया। सिमिलरली इसी प्रकार से कभी कहना चाह रहा है कि ये हो गया 90 माइनस सी, और ये भी हो गया 90 माइनस सी, ठीक है। तो मुझे ये निकालना है एंगल बी आई सी। तो एंगल बी आई सी क्या होगा भाई, बताओ, यहीं पे लिख लेते हैं। एंगल बी आई सी इज इक्वल टू, इस वाले ट्रायंगल के अंदर देख रहा हूं मैं, 180 डिग्री माइनस इन दोनों का सम, तो ठीक है, 180 डिग्री माइनस इन दोनों एंगल का सम क्या है, 90 माइनस बी प्लस में 90 माइनस सी, यानी कि 180 माइनस बी माइनस सी। तो ये हो जाएगा 180 से 180 गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे बी प्लस सी। तो मुझे कहीं ना कहीं से बी प्लस सी का सम निकालना है। आप बोलोगे जी हाँ सर। इस वाली ट्रायंगल में आ जाओ, मेन ट्रायंगल में। तो 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 180 माइनस 2a। अगर मैं दोनों तरफ से 2 काट दूं, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 90 माइनस ए। इसी b प्लस सी की वैल्यू को मैं यहां पर पुट कर दूंगा, ये हो गया 90 माइनस ए। यही प्रूव करना था
ये वाला एंगल 90 माइनस हाफ ऑफ दिस एंगल है, जो कि हम प्रूव कर चुके। ठीक है, क्लियर है भाई? तीसरे वाला खुद प्रूव करोगे? विल यू डू द तीसरा वाला प्रूफ यूर सेल्फ? क्या सर हमें ये प्रूफ याद करने हैं? नहीं, अपने एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि प्रूफ याद करने पड़ जाएं। फिर भी आप हमें प्रूफ क्यों करा रहे हो? क्योंकि जिस अंडरस्टैंडिंग से प्रूफ सोल्व हो रहे, ये चीज़ें प्रूव हो रही हैं, वो अंडरस्टैंडिंग रिलेवेंट है अपने एग्जाम के, इसलिए करा रहा हूँ, उससे फ़ायदा होगा। कई क्वेश्चन हमें लिटरली ऐसी स्टेप्स करके सोल्व करने पड़ते हैं, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग तो बन रही है ना। तो जहाँ पर भी अंडरस्टैंडिंग बनाने का मौका या प्रैक्टिस करने का मौका मिले तो हमें गंवाना नहीं चाहिए। ठीक है जी, तो ये वाला एंगल अब ये तो खुद कर लो, उन्हीं स्टेप से होएगा। ये 2a है, ये मैंने b मान लिया, 2b मान लिया, तो ये b और b। ये वाला एंगल मैंने 2c मान लिया, तो 180 माइनस 2c, बाहर वाले दोनों एंगल का सम, उसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 90 माइनस c, 90 माइनस c। ठीक है, एंगल बी आई सी क्या होएगा? एंगल बी आई सी हो जाएगा भैया, देखो 180 में से इन दोनों का सम घटा दो, या फिर ये एक्सटीरियर एंगल है ना? हाँ जी सर, ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के बराबर होता है। हाँ जी, तो मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ एंगल आई सी डी माइनस एंगल आई बी सी। हाँ जी सर, तो करते हैं, तो यानी कि 90 माइनस सी माइनस बी, ये है जी 90 माइनस बी प्लस सी। बी प्लस सी की वैल्यू ले आओ ओरिजिनल ट्रायंगल से। इन प्रूफ्स को रटना नहीं है, रट के मत रखना इनको, जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हैं। पूरी मेन ट्रायंगल के अंदर बी प्लस सी की वैल्यू लानी है, तो 2b प्लस 2c, 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 180 माइनस 2a। अगर दोनों तरफ से 2 काट दूं तो b प्लस सी इज इक्वल टू 90 माइनस a। ये वहां पर रखते हैं। तो ये हो जाएगा 90 माइनस 90 प्लस a, यानी कि a। सिंपली प्रूव हो गया, ये वाला एंगल इस एंगल का हाफ है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, एक बार ये सारे रिजल्ट अच्छे से फिर से रिवीजन का मौका दे रहा हूँ। ये एंगल बाइसेक्टर के सारे रूल हैं, रिवाइज कर लो। ये तीनों एंगल की प्रॉपर्टी है, रिवाइज कर लो। अब दे दना दिन इनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, बताओ। इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल लाइज इन द इंटीरियर ऑफ। एक ट्रायंगल का इन सेंटर अंतः के अंदर, एक ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा अगर सिर्फ एक आइसोस्केलस ट्रायंगल में, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में, या इक्विलेटरल ट्रायंगल में। मैंने क्या बोला, कैसी भी ट्रायंगल हो भैया, वो हमेशा अंदर ही रहेगा, क्योंकि इन सेंटर उस सर्कल का सेंटर है जो ट्रायंगल के इन है। अब सर्कल ही इन हो गया तो सेंटर भी इन ही होएगा। ठीक है, द पॉइंट ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो पॉइंट ओ जो है वो इक्विडिस्टेंट है ट्रायंगल की 3 साइड से। इसका क्या मतलब है? ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जो ट्रायंगल की तीनों साइड से बराबर दूरी पर हो? अगर तीनों साइड से बराबर दूरी पर कोई पॉइंट होएगा तो उस पॉइंट को सेंटर लेकर एक सर्कल खींचा जा सकता है। आप बोलेंगे जी हाँ सर, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को हम बोलते हैं इन सेंटर। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट ओ है ये इन सेंटर है। तो वो आपको ऐसे भी बता सकता है, डायरेक्टली ये ना बता के कि इन सेंटर है, इन सेंटर की प्रॉपर्टी बता देगा कि वो पॉइंट जो है वो ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। समझ में आ गई? यानी कि ओ जो है वो ट्रायंगल का इन सेंटर है। इन सेंटर ऐसा पॉइंट है ना जो तीनों साइड से बराबर दूरी पर होता है, बताया आपको। तभी हम एक सर्कल खींच सकते हैं। ये देखो लिख रखा है, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल दी साइड्स। ठीक है, तो देखते हैं भाई फिर। इसका मतलब ओ इन सेंटर है। ओ इन सेंटर है भाई, ओ ए सी, ओ ए सी यानी कि ये वाला एंगल। अगर ओ इन सेंटर है तो इन सेंटर
किन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है? मीडियन का, एल्टीट्यूड का, एंगल बाइसेक्टर का, किन का? एंगल बाइसेक्टर का। यानी कि इस ओ से पास होती हुई ये जो लाइन है, अगर आप ए से ओ को जोड़ोगे तो ये एंगल बाइसेक्टर होएगा। आप बोलोगे जी हाँ सर। यानी कि अगर ये वाला थीटा हुआ तो ये वाला भी थीटा ही होगा, और बी ओ भी एंगल बाइसेक्टर होगा। यानी कि अगर ये वाला अल्फा हुआ तो ये वाला भी अल्फा होगा, और सी ओ भी एंगल बाइसेक्टर होगा। यानी कि ये वाला एंगल अगर सी हुआ तो ये वाला एंगल भी सी होगा, है ना। नाम बदल लेते हैं, थीटा अल्फा और सी की जोड़ी नहीं बनती। ये लो, क्लियर है भाई। तो उसने बोला एंगल ओ ए सी, एंगल ओ ए सी यानी कि देखो यार, आप बिना इसके समझोगे नहीं, समझोगे कि नहीं ये देखना चाह रहा हूं मैं। एंगल ओ ए सी यानी कि ये वाला एंगल, ओ सी बी यानी कि ये वाला एंगल, और ओ बी ए यानी कि ये वाला एंगल, इन तीनों का सम 90 है। ऑफ कोर्स है, क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना है? 90। इस वाले एंगल से हाफ लिया, इस वाले एंगल का हाफ है ना, ये आधा आधा पोर्शन लिया है इस पूरे एंगल का, इस वाले पूरे एंगल का भी आधा पोर्शन लिया है, इस वाले पूरे एंगल का भी आधा पोर्शन लिया है। भैया अगर पूरे पूरे एंगल लोगे तो सम 180 है, अगर आधे आधे लोगे तो 180 का 90 है। तो इसमें कुछ लिख कर प्रूव करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ओके, देन एंगल बी ओ सी इज डबल ऑफ एंगल ए। नहीं भाई, ये गलत बात है। एंगल बाइसेक्टर में मैंने आपको बताया कि ये वाला जो एंगल है दैट विल बी 90 प्लस हाफ ऑफ ए। अगर अंदर वाले एंगल बाइसेक्टर ले रखे हैं तो ये गलत है। अगला, द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन ओ ए। ओ ए पॉइंट, ओ ए के ऊपर कोई भी पॉइंट है उससे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे ए बी पर और ए सी पर, वो हमेशा इक्वल होंगे। जी हाँ, ये तो आपको पता ही है। ए ओ एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, वो दोनों एंगल की दोनों आर्म से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। आंसर इज 1 and 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताओ। इन ट्रायंगल पी क्यू आर द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू एंड आर मीट एट ओ। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू एंड आर मीट एट ओ। ठीक है, तो अब समझ ही गए होंगे। अगर ये वाला एंगल 70 है तो ये क्या होगा? 90 प्लस हाफ ऑफ 70, यानी कि 90 प्लस 35। और जब भी आप 90 के अंदर कुछ भी जोड़ो तो ऐसे देखा करो उसे, उसमें से 10 घटा दिया करो, उसमें से 10 उठा के 90 को दे दिया करो। ठीक है, ये लेंदी नहीं होएगा। हो सकता है आपको देखने में लगे कि सर एक और स्टेप आपने जुड़वा दी। इसमें से 10 घटा के 100 में जोड़ दो, ऐसे मान लो 125 इज द आंसर। ये वाला एंगल क्या होता है? जब इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ले रखे हो तो 90 प्लस हाफ ऑफ दिस, है ना। द एंगल बिटवीन द एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। इसी ट्रायंगल के दो एंगल्स एक्सटर्नल बाइसेक्टर, ये एंगल है, इनके एक्सटीरियर एंगल को अगर बाइसेक्ट करेंगे तो एक्सटर्नल बाइसेक्टर हैं, उनके बीच में जो एंगल है वो 40 है। तो आपको थर्ड एंगल बताना है, यानी कि ये वाला एंगल बताना है। उसने क्या पूछा पता है? कि कोई ट्रायंगल है, उसके दो एंगल हैं, तो दो एंगल ये हैं, कोई भी दो एंगल ले लो, उनके एक्सटीरियर जो एंगल है उनके बाइसेक्टर, यानी कि एक्सटर्नल बाइसेक्टर। दो कोणों के बाहरी समद्वि भाजक, ये दो कोण है, इनके बाहर वाले कोणों के समद्वि भाजक हैं, उनके बीच में 40 डिग्री का एंगल है। तो तीसरा एंगल, यानी कि जो कोण की हम बात कर रहे थे उनसे तीसरा जो ट्रायंगल का एंगल है उसके बारे में बताओ। तो ये तो आपको पता ही है। देखो, या तो आप लिख के कर सकते हो भाई, इस एंगल को कुछ भी मान लो थीटा, कि 90 प्लस हाफ ऑफ थीटा इज 40, लेकिन लिख के करने के लिए मैं नहीं बोलता, अंडरस्टैंडिंग बनाओ कि 90 में से इस एंगल का हाफ घटाऊंगा तो ये आएगा। तो मैं बोल रहा हूँ 90 में से क्या घटाओगे तो ये आएगा, 90 में से 50 घटाओगे तो ये आएगा, और 90 में से इसका हाफ घटाओगे तो ये आएगा। ये बात भी है, हाँ जी सर। और 90 में से 50 घटाओगे तो ये आएगा, ये भी है। यानी कि इस एंगल का हाफ क्या है? 50। भैया 90 में से इस एंगल का हाफ घटाने से ही आता है ना, तो इस एंगल का हाफ क्या है? 50। तो अगर इस एंगल का हाफ 50 है तो एंगल कितना हो गया? 100।
अगर किसी को नहीं समझ में आया तो भैया इस एंगल को x मान लो, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि 40 इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ x, और x की वैल्यू निकाल। ठीक, आगे बढ़ जाऊं। इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल ABC, ABC एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। कोई भी दो साइड इक्वल होंगी। द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ABC एंड ACB मीट एट I। ABC का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और ACB का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मीट एट I, एंड BIC इज 120 और BIC 120 है। तो ये क्या होता है, ये होता है 90 प्लस हाफ ऑफ दिस। तो भैया 90 में कितना जोड़ने पर ये आएगा, 90 में 30 जोड़ने पर आएगा, और 90 में उसका हाफ जोड़ने पर ही आता है, यानी कि उसका हाफ 30 के बराबर है। अगर इस एंगल का हाफ 30 के बराबर है तो ये एंगल 60 हो जाए। ठीक, और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने आपको पहले ही बताई थी कि अगर एक आइसोस्केलस ट्रायंगल में एक एंगल भी 60 का हो गया, चाहे वो कोसाई भी हो, तो इसका मतलब वो ट्रायंगल इक्विलेटरल है। देख लो, बताता हूं। इफ, पहले लिख लेते हैं इस बात को, दोबारा लिखवा देता हूं। इफ एनी वन एंगल इन एन आइसोस्केलस triangle is 60 degree, then it means it is an equilateral, हिंदी वाले लिख लेना भाई, ट्रायंगल। ठीक है, करके देखते हैं। मान लो एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है ये, इसमें मैंने बोल दिया कि ये वाला एंगल 60 है, तो आप क्या बोलोगे कि अगर 180 में से 60 घटा दूँ 120, तो भैया 120 को दो बराबर हिस्सों में बांट दो, बिकॉज एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड आर इक्वल, इक्विलेटरल हो गई। अगर मैं बोल दूं ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है, अब की बार मैंने बोला कि अच्छा ये वाला 60 हो गया तो गड़बड़ हो गई, अब की बार ये वाला 60 है, तो मैं बोलूँगा अगर इसके सामने 60 है तो इसके सामने भी 60 है, 60 और 60 120, 180 में से 120 के 60। इक्विलेटरल आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर कोई भी एक एंगल 60 हो गया तो तीनों 60 होंगे, फिर तो वो इक्विलेटरल है इसका मतलब। तो ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। एग्जामिनर ने ये नहीं बताया कि कौन सी दो साइड इक्वल है, बट इसमें एक एंगल इक्वल हो गया, एक एंगल 60 के बराबर हो गया, यानी कि ये इक्विलेटरल है। तो वो बोल रहा है AB इज टू AC, इसका मतलब तीनों साइडों की लंबाई क्या है, बराबर है, यानी कि AB अपॉन AC इज इक्वल टू 1। ठीक, क्लियर है मेरे भाई? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं भाई। ये लो, इन ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल B एंड एक्सटर्नल एंगल C, यानी कि एक्सटर्नल एंगल लेंगे, इंटरनल एंगल B का बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल C का बाइसेक्टर, ये कहाँ पर मिल रहे हैं भाई, D पर मिल रहे हैं। BDC 50 है, तो फॉर्मूले में क्या था, ये वाला एंगल जस्ट इसका हाफ है, ना तो 90 में कुछ जोड़ना है ना 90 में से कुछ घटाना है, जस्ट इसका हाफ है, यानी कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा। तो उन्होंने एंगल ए नहीं पूछा, उन्होंने पूछा सप्लीमेंट ऑफ एंगल ए, इसका संपूरक, यानी कि ये किसके साथ मिलकर 180 बनाता है, यानी कि इसका सप्लीमेंट हो जाएगा जी 80, 180 माइनस 100। ध्यान रखना है, ये नहीं है कि ये 100 आया और 100 पर मार के आगे बढ़ गए, फिर आप जैसे लोगों की तलाश में है एग्जामिनर है। तो मैं हमेशा आपको ये बोलता हूँ कि भाई हमेशा शांति रखनी है अपने दिमाग के अंदर। आप कभी भी जल्दबाजी करके टाइम को कम नहीं कर पाओगे कि मैं जल्दबाजी कर लूँ, मैं जल्दी जल्दी बहुत सारे क्वेश्चन कर लूँगा, नहीं, आप अपनी स्किल को बढ़ाकर टाइम को कम कर पाओगे। ठीक है, जब आपकी स्किल बढ़ेगी तो टाइम कम होएगा। सर स्किल कैसे बढ़ेगी, उसी के ऊपर तो काम कर रहे हैं हम एफिशिएंट तरीके से सीख रहे हैं। तो जब आपकी स्किल बढ़ेगी, इन्हीं क्वेश्चन को बार बार रिपीट करोगे, इन्हीं कंसेप्ट को बार बार रिपीट करोगे, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, तो अपने आप चीज़ें कम टाइम में होने लगेंगी, जल्दबाजी करके कम टाइम में नहीं होंगी। टाइम कम करने का वो है बढ़िया तरीका, वो है जेन्युइन तरीका, जिसमें
टाइम भी कम लगने लगेगा, एक्यूरेसी भी मेंटेन रहेगी। तो शांति से करो, ठीक है, और अपनी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी को सुधारो जब मॉक देना स्टार्ट करोगे तो। चलिए, वो तो मैं मॉक अटेम्प्ट करके आपको दिखाता हूँ हमेशा। इन ट्रायंगल ABC, O is the point of intersection of angle B and bisector of angle B and A। ट्रायंगल ABC के अंदर एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल A का बाइसेक्टर, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है O, इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर। जी हाँ, एंगल BOC इज 108। ठीक है, तो ये वाला एंगल आपको तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, ये वही सिस्टम है, बस अब की बार ऐसे साइड में हो गया, अदरवाइज यही है। अगर मैं ऐसे बना दूं इसको, एंगल ए का बाइसेक्टर, एंगल बी का बाइसेक्टर, ये दोनों डी पर मिल रहे हैं या ओ पर मिल रहे हैं, और ये वाला जो एंगल है ये है जी 108। ये वही तो है। ये जो है इस एंगल मतलब 90 में इस एंगल का हाफ जोड़ने पर आता है, तो 90 में क्या जोड़ने पर आया भाई, ये 90 में 18 जोड़ने पर आएगा, यानी कि इस एंगल का हाफ 18 है, यानी इस वाले एंगल की वैल्यू है 36 डिग्री। आपको ऐसे भी पता होना चाहिए कि अच्छा ये एंगल बाइसेक्टर है, ये है, यानी कि ये आया है 90 के अंदर इस एंगल का हाफ जोड़ने पर, यानी कि इस एंगल की वैल्यू हो जाएगी 90 में 18 जोड़ने पर ये आया है, 18 का डबल 36, यानी कि इस एंगल की वैल्यू है 36। अब वो बोल रहे हैं एंगल BAO बता दो, BAO, सच में BAO ये वाला क्यों पूछ रहे हैं, उसके लिए हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा, ये 36 होएगा, ये एंगल बाइसेक्टर है। अच्छा, फिर ये वाला निकालेंगे, तो एक बार देखने दो, एंगल BAO ये वाला एंगल पूछा है। तो अगर ये है तो ये भी एंगल बाइसेक्टर होएगा, बिकॉज ये इन सेंटर है जहाँ पर दो एंगल बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये 18 हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा कि नहीं देखते हैं, ये भी 18 हो जाएगा। ठीक है जी, तो BAO, और कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या? तीनों के एंगल बाइसेक्टर मिल गए। BAO पूछ रहा है, ये वाला 36 हो गया, ये 18 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो BAO ये वाला आ जाएगा अगर मैं वो वाला निकाल लूँ तो। वो वाला कैसे निकलेगा, ये वाला एंगल निकलेगा नहीं, इन सेंटर है, कैसे होगा भाई? अगर ये 18 और 18 ही एंगल बाइसेक्टर है और कुछ भी नहीं बताया है, चलो मैं ये करता हूँ, मैं आपको इसको HW के अंदर करके दिखाऊंगा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन के अंदर अगर कुछ होएगा तो आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा, अगर अभी मैं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ तो। या फिर जहाँ तक मुझे लगता है एंगल बी और ए के ही है ना, मेरे को लग रहा है ऐसा होएगा कि एंगल बी और सी के वे होंगे एंगल बाइसेक्टर्स। यहाँ पर 108 होएगा तो ये पूरा एंगल 36 हो जाएगा, उसका आधा 18, ये ना हो कि ऐसे हो। तो मैं रियल क्वेश्चन देखूंगा स्टेट पर क्या आया था और उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन बताऊँ। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये बताओ, लेट ओ बी द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है जी, डी
बी द पॉइंट ऑन साइड बी सी सच दैट ओ डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। तो ओ इन सेंटर है, कहीं ना कहीं मान लेते हैं ओ डी परपेंडिकुलर है, और ओ क्या है, इन सेंटर, यानी कि एंगल बाइसेक्टर्स जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ से इसको मिला दूँ तो एंगल बाइसेक्टर, यहाँ से इसको मिला दूँ तो एंगल बाइसेक्टर बनेगा। ठीक, ओके। एंगल बी ओ डी इज 65, यानी कि ये जो लाइन है ना बी ओ, ये एंगल बाइसेक्टर भैया, एंगल बी ओ डी ये वाला एंगल 65। देन एंगल सी ओ ए, सी ओ ए ये वाला एंगल बताना। सोचो कैसे होएगा। एक तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ये सारे एंगल बाइसेक्टर हैं। ओ जो है इन सेंटर है तो इसको मिल रहे हैं वर्टेक्स से, तो हाँ जी सर। तो ये अब आप फोकस करो ट्रायंगल बी ओ डी में, तीनों एंगल का सम कितना है 180, उसमें से 90 यहाँ हो गया, तो बाकी के 90 में से 65 घटा दो, ये 25 होएगा, तो ये भी 25 होएगा। क्यों सर? बिकॉज ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये पूरा एंगल हो जाएगा 50। ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या होता है, ये वाला एंगल होता है 90 प्लस हाफ ऑफ दिस एंगल, क्योंकि दो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से बना है। इस एंगल का हाफ है 25, तो 90 में 25 जोड़ दो, तो 90 प्लस 25 कितना हो जाएगा 115। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। बताओ, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 52, ओ इज द ऑर्थो सेंटर, ठीक है। बी ओ एंड सी ओ मीट ए सी एंड ए बी, तो बी ओ ऐसे मिल जाता है एंड सी ओ ऐसे मिल, ये ओ ऑर्थो सेंटर है। बी ओ मीट एट ई, सी ओ मीट एट एफ। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ओ बी सी, ओ बी सी का एंगल बाइसेक्टर, ये क्या था, ओ इज ऑर्थो सेंटर। अच्छा, ओ जो हो वो ऑर्थो सेंटर है, सॉरी मैं अपने मन ही मन में इन सेंटर मान गया और इनको एंगल बाइसेक्टर मान गया। ऑर्थो सेंटर है तो ये एल्टीट्यूड होंगी। ऑर्थो सेंटर किन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, एल्टीट्यूड्स का। ठीक है, लंब के अंदर, ओके से। अब ट्रायंगल ओबीसी के अंदर आ जाओ। ट्रायंगल ओबीसी के अंदर इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर एक तो, और एक इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है, एंगल ओसीबी को बाइसेक्ट करेगा। हाँ जी सर। और ये कहाँ पर मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं जी पी पर। तो हमें बताना है बीपीसी, बीपीसी की वैल्यू तो इजीली बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं। एंगल ए की वैल्यू 52 बता रखी है, तो अगर ये वाला एंगल 52 है तो ये वाला एंगल कितना होएगा बताओ। इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, इन दोनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। कैसे याद रखोगे, देखो एंगल प्रॉपर्टी तो एंगल बाइसेक्टर में भी है, कोण समद्विभाजक में भी है, तीन एंगल प्रॉपर्टी। हमने अब तक क्या क्या किया है, हमने अब तक किया है मीडियन, जो कि जिसका पॉइंट होता है सेंट्रोइड, हिंदी में भी बताता चलूंगा, माध्यिका और केंद्रक। उसके बाद हमने किया है एल्टीट्यूड, जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, यानी कि लंब और लंब केंद्र। ठीक है, और फिर हमने किया है एंगल बाइसेक्टर, जिसके पॉइंट को हम बोलते हैं इन सेंटर। ठीक है, कोण समद्विभाजक और भैया अंतः केंद्र। तो ये जो था अपना क्या बोलते हैं मीडियन, इसके अंदर कोई भी एंगल की प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई भी एंगल की प्रॉपर्टी नहीं थी। एंगल बाइसेक्टर में एंगल की तीन प्रॉपर्टी है, अंदर वाले लोगे तो 90 प्लस हाफ है, दोनों बाहर वाले लोगे 90 माइनस हाफ है, एक अंदर एक बाहर वाला लोगे तो हाफ है। ठीक, एल्टीट्यूड के अंदर भी एक एंगल वाली प्रॉपर्टी थी, कौन सी एंगल वाली प्रॉपर्टी थी सर, इन दोनों का सम 180 होता है। तो कैसे याद करोगे, ये एल्टीट्यूड में है, एल्टीट्यूड 90 डिग्री है और 90 का डबल होता है 180 डिग्री। तो जो लाइन 90 डिग्री वाली है उसी लाइन में 180 डिग्री वाली प्रॉपर्टी है। तो फिर आप कंफ्यूज ही नहीं होगे कि मीडियन में थी क्या ये वाली, मीडियन में कोई एंगल वाली प्रॉपर्टी ही नहीं है, मीडियन में रेशियो वाली प्रॉपर्टी है 1:2, उसमें एंगल वाली है ही। ठीक, ठीक है भाई। तो इन दोनों एंगल का सम कितना है 180, 180 में से इसको घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा भाई
18 में से 5 गए 13 आएगा, तो 128 लिखूंगा मैं। 13 से एक छोटा 12 लिख दिया, ठीक है। अब ये वाला एंगल क्या होता है, बिकॉज ये एंगल बाई सेक्टर से बना है और दोनों अंदर वाले हैं, तो 90 प्लस हाफ ऑफ ये वाला एंगल, तो 90 प्लस इसका हाफ 64। अब मैं इसमें से इसको 10 दे दूंगा, 54, 154, ऑप्शन डी। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करोगे पक्का? चलो, इन ट्रायंगल ए बी सी BE is perpendicular to AC, CD is perpendicular to AB, and BE and CD intersect each other at O. अरे क्या कर दिया मैंने, BE and CD intersect each other at O. The bisector of angle OBC, एंगल OBC का बाइसेक्टर, एंड OCB का बाइसेक्टर इंटर मीट एट P. एंगल BPC इज 148, ये वाला एंगल 148 है। बताओ एंगल A कितना हो, इजीली बता दोगे। इन दोनों एंगल के बीच में क्या रिलेशन है, इन दोनों एंगल के बीच में, बिकॉज ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से बना है, तो ये होता है 90 प्लस हाफ ऑफ दैट। तो 90 में क्या जोड़ने पर आता है, ये 90 में देखो ये 100 से 48 बड़ा है, तो 48 में से 100 से 48 बड़ा है, तो 48 तो निकाल ही लो, फिर 100 में से 10 और निकाल लो, इसको दे दो 58, बाकी जो बच गया वो 90 है। तो 90 में क्या जोड़ने पर आया है, 58। तो इसमें से मैं मन में 90 नहीं घटाता, इसमें से मैं देखता हूँ कि 90 के अलावा सारा उठा लूँ। मैंने पहले 48 उठाया, फिर मैंने 10 उठाया, 58 आ गया, 90 के अलावा 58 आ गया, तो 58 जोड़ने पर ये बना है 90 में, और इसका हाफ जोड़ने पर बनता है 90 में, इसका हाफ जोड़ने पर, तो यानी कि इसका हाफ है 58, 58 का डबल 116, यानी कि ये है 116। अब इन दोनों एंगल का सम 180 होता है। अब ये हो गया 64, ये भी मैंने कैसे कैलकुलेट किया बताता हूँ। 16 एकम 16, 16 पंजे 80, तो इसमें 16 5 बार है, इसमें 16 एक बार है, तो 4 बार रह गया, 16 चौके 64, 5, 100 से तो 100 कट ही गया, 80 माइनस 16 64। ये नहीं है कि मैं हर एक कैलकुलेशन को ऐसे ही करता हूँ, ये बार बार जो आते हैं वो ऐसे आदत पड़ जाती है धीरे धीरे, और जो मैं ये सीखा हूँ, जो मैं नेचुरली सीख सकता हूँ, वही आपको सिखाऊंगा, हवाबाजी वाली नहीं सिखाऊंगा, जो सीखना पॉसिबल है वो सिखाऊंगा। इन ट्रायंगल ABC द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दीज मीट ऑपोजिट साइड्स एट DEF, ठीक है भाई। AD BE and CF, AD BE and CF intersect at point P, ये वाला पॉइंट हो गया P। इफ EPD इज 116, EPD यानी कि ये वाला एंगल, एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B मीट एट Q, एंगल A का बाइसेक्टर पूरे बड़े एंगल का और एंगल B का बाइसेक्टर Q पर मिलते हैं, तो AQB बताओ। ठीक, सोचो, पहले आप सोचो, मैं चाहता हूं कि आप सोचो। देखो ये वाला एंगल 116 है DPE, तो इससे ऑपोजिट एंगल APB ये भी 116 है, या तो आप ऐसे देख सकते हो APB ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 होता है इनका सम, क्योंकि ये क्या है, ये एल्टीट्यूड है। या फिर आप ऐसे देख सकते हो क्वाड्रिलेटरल DPEC के अंदर चारों एंगल का सम 360 है, उसमें से 90 और 90 180 कवर हो गए, तो इन दोनों का सम 180 होएगा। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा भैया, इन दोनों का सम है 180।
ये मत सोचना कि पहले तो बता रहे थे इसका और इसका, बिकॉज ये दोनों बराबर है ना भैया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, तो ये वाला हो गया जी 64, ये पूरा एंगल। ठीक है, 64। अब उसने क्या पूछा है, उसने आपको ट्रायंगल का ये वाला एंगल दे दिया। मैं इसी सिचुएशन को यहां पर बनाता हूं, और उसने बोल दिया एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर और एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर क्यू पर मिलते हैं, और ये वाला जो एंगल है ये 64 है। तो बोल रहा है एंगल ए क्यू भी बताओ। बता देंगे, ये वाला एंगल होता है 90 प्लस हाफ ऑफ दिस, तो 90 प्लस 32, इसमें से 10 इसको दूंगा 122। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। रुको रुको रुको। तो भाई इससे अगला है अपना एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही रहने देते हैं, अगली वीडियो से हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ेंगे। बड़ा ही मज़ेदार थ्योरम है, काफ़ी इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, और भाई ऐसे ही पढ़ते रहो। ठीक है, और अपना फीडबैक अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर देते। ठीक है।